हादसा बन के बाजार में आ जाएगा। हादसा बन के बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। चोर उचक के गुंडों की इज्जत करो तुम। अरे मालूम नहीं कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी, जिनके दो ही एमपी होते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस में मैं बनूं या मेरे पॉकेट का आदमी बने, उससे क्या होता है, कांग्रेस दिन पर दिन नीचे को आते जा रही है। कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके दिल्ली से अपने आदमी भेजते रहे, या उनका कोई करीबी आदमी है जिसका धरातल है या नहीं है, इस बात का ध्यान नहीं देते। न मैं गिरा, न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा, न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, आपकी गूंज स्टूडियो में। आज हम आपको ऐसी सक्सेस से मिलवाने वाले, ऐसे रूबरू कराने वाले हैं जो एक ऐसा नाम है इस हल्द्वानी नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए एक पहचान के रूप में, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपनी अनोखी पहचान बनाई है और निरंतर कई वर्षों से इस हल्द्वानी के विकास के लिए आप अग्रसर रहते हैं। आज हम बात करेंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे श्री महेश शर्मा जी से। आप समाज सेवी के साथ साथ एक कवि के रूप में अलग पहचान आप बना रहे, और राजनीतिक क्षेत्र में तो आपकी एक सक्रिय रूप से पहचान है ही। आप कई बड़े पदों पर रहे हैं और आज वर्तमान में आप समाज के लिए हमेशा जब भी आवश्यकता पड़ती है आप तैयार रहते हैं। आज हम बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र से और सामाजिक क्षेत्र से, और कवि के रूप में आप निरंतर कई स्टेज शो कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं। आपका स्वागत है महेश शर्मा जी, आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में। आज आपसे जानेंगे, आप बहुत लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे, कांग्रेस पार्टी में आप कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। क्या मजबूरी रही कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा? मैं आप नमस्कार करता हूं, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीति में हम किसी विचारधारा से अगर जुड़ते हैं तो उसके पीछे कोई हमारा प्रेरणादायक कोई नेतृत्व होता है। हम 80 में कॉलेज से निकले तो यहाँ पर नरेंद्र तिवारी जी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, और उनके चुनाव में मैं सक्रियता हमने दिखाई और हम आगे आए और तिवारी जी के संपर्क में आए। अब कोई व्यक्ति नरेंद्र तिवारी जैसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाए तो उसके बाद उसको इधर उधर देखने की मेरे साथ बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। और नरेंद्र तिवारी जी ऐसा व्यक्तित्व था, वो युवाओं को इस तरीके से आगे लाते थे और उनका आगे बढ़ाने के लिए इतने प्रयास करते थे। मैंने देखा कि हमारे सामने यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, चिमटी फैक्ट्री, तमाम सोयाबीन फैक्ट्री, जो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी थी रोजगार के साथ साथ, और सेंचुरी पेपर मिल, जिसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोड में यहाँ लोगों को रोजगार मिला। और तिवारी जी जब आते थे, वो युवाओं के लिए अलग से प्रशासन में दूसरे तीसरे कह के जाते थे कि हमारे युवा हैं, इनका आप ख्याल करें। तो हमें ऐसी प्रतिबंधी की तिवारी जी तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहीं का प्रशासन से हम अपने दम पे तिवारी जी की वजह से काम करा लेते। तो फिर हम कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। मैंने ब्लॉक स्तर पे NSUI में काम किया जिला अध्यक्ष के रूप में, फिर युवक कांग्रेस में काम किया। मैं ब्लॉक से, जिले से लेकर मैं प्रदेश, उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी रहा। फिर उसके बाद हम तिवारी जी, हमारा मतलब नरेंद्र तिवारी तक, तिवारी कांग्रेस बनी तो हम तिवारी जी के साथ थे, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र तिवारी और वो कांग्रेस में थे तो हम उनके साथ थे। तो बहुत अच्छा चल रहा था। कांग्रेस भी, कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन उसके चलाने वाले लोग अगर सही कमान अगर सही तरीके से नहीं चलाते हैं तो पार्टी नीचे आ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी, जिनके दो ही MP होते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, क्योंकि उसमें क्या, जो नीतिगत पार्टी फैसले लेती है, उन्हीं नीतियों की वजह से पार्टी आगे को जाती है और उन्हीं नीतियों की वजह से पार्टी नीचे भी आती है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस में मैं बनूं या मेरे पॉकेट का आदमी बने,
उससे क्या होता है, कांग्रेस दिन पर दिन नीचे को आते जा रही है। आप अगर दिल्ली में बैठे हुए लोग जमीनी कार्यकर्ताओं को अगर नहीं देखेंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं की पीड़ा को नहीं समझेंगे, हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय सचिव लोग बैठे रहते हैं दिन भर, वो उनके चैम्बर में हम अपनी पर्ची दे के जाते हैं उनके पास कि भाई हमें मिलना है, हमें 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, उनका पीआरओ कहता है अभी मीटिंग में, अभी मीटिंग में, अभी वो मीटिंग कुछ लोगों के बीच में अपने गप्पे सप्पे, अपने कुछ मीटिंग भी होती होगी, मीटिंग बातें भी होती, लेकिन फिर 1-2 बजे आए, कोहली के वहाँ पे गाड़ी में बैठे और चल दिए। जब आप जमीनी कार्यकर्ताओं को सुनोगे ही नहीं, कुछ ही लोगों से संपर्क रखोगे, तो आप कुछ ही लोगों के बीच में सिमट के रह जाएंगे, जो आज कांग्रेस का हाल हो रहा है। आज दिल्ली में अभी चुनाव हुए, 70 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 67 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इतनी बड़ी पार्टी, शीला दीक्षित जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके टाइम में जितना काम दिल्ली में हुआ, लोग कहते हैं भूतों ने भविष्य इतना काम हो, और दिखाई भी दिया, सब मानते हैं, आप विपक्ष के लोग भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं, और लेकिन उस पार्टी का ऐसा हाल क्या कि 70 में से 67 लोगों की जमानत जब्त हो गई। बड़ी बात है। तो ऐसा क्या हुआ कि आप इतने नीचे क्यों आ गए? तो इस पे कांग्रेस नेतृत्व को मूल्यांकन करना चाहिए। मैं जहाँ आपने कहा कि आपको क्या ऐसी दिक्कत आई कि आप बीजेपी में चले गए, देखिए मैंने पंचायतों में 8 चुनाव जीते हैं, मैं बहुत कम एज में ग्राम प्रधान बन गया था, शादी से तब नहीं हुई थी, हुआ थे हम, और उसके बाद मैं हल्द्वानी ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य इलेक्टेड, आज ब्लॉक में 7 मेंबर हैं जिला पंचायत के। उन दिनों 1 मेंबर होता था, दमुआ से लेके लालकुआ चोरगले ऐसे के दामाचौड़, 1 मेंबर में इलेक्टेड मेंबर था। आरपी जोशी, एक उधम सिंह नगर भी जिला एक ही था, नैनीताल में था, आरपी जोशी हमारे अध्यक्ष थे, उस सदन में मैं जिला पंचायत सदस्य रहा। तब से हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं। वो तो विधायक से बड़ा माने उस बात को, इतना बड़ा एरिया आज के टाइम में सांसद जैसा आप मानिए, आज के टाइम में विधायक की क्षेत्र बहुत छोटा है। हाँ, तो वो उसमें वो पार्टी के समर्पित होता, कोई सिंबल में तो चुनाव नहीं लड़ा, अपने ही दम पर चुनाव लड़ा जाता था। और उसके बाद मैं खुद भी मैं ग्राम पंचायत प्रधान के रूप में, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में और जिला पंचायत सदस्य के रूप में तीनों सदनों में इलेक्टेड रहा हूँ। उसके बाद जब महिला सीट आती थी, हमारी पत्नी चुनाव लड़ती थी, वो भी 2 बार ग्राम प्रधान रही, एक जिला पंचायत अध्यक्ष रही। अब जिला पंचायत अध्यक्ष हम उस समय चुनाव जीते जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, खंडूरी जी ने बड़ा उसमें प्रेस्टिज बनाया था कि सारी सीटें जीतनी चाहिए, और वो जीते भी। सिर्फ नैनीताल एक सीट ऐसी थी जिसमें कमलेश शर्मा के रूप में कांग्रेस पार्टी को उपलब्धि मिली और हम चुनाव जीते। और इन विपरीत परिस्थितियों उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री यहाँ पर थे, माननीय बंशीधर भगत जी और माननीय गोविंद सिंह बिष्ट जी, और पूरा प्रशासन इन्वॉल्व था। हमारे चुनाव जीतते ही विदिन 3 डेज एसएसपी, डीएम और हल्द्वानी कोतवाल का ट्रांसफर हुआ। अब इन विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतने के बाद मुझे गांव-गांव जाने का, मैं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का महासचिव भी था और मैं 3 बार रहा, 3 बार, लेकिन मुझे गांव-गांव जाने का, क्योंकि मेरे पास एक लेवल और आ गया था, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो कुछ विकास कार्य हुए, मैंने इतना मजबूत संगठन खड़ा किया। और जब बार में टिकट बांटने की बारी आई तो सर्वे हुआ, सर्वे में हमारे सामने में कोई नहीं था, हम अगर 100 नंबर थे तो दूसरे के 20 भी नहीं थे। एक तरफा लोगों को लगता था कि, और मैं चुनाव जीत रहा था उस समय, मेरे बड़े भाई भगत जी हैं, बहुत कम वोटों से चुनाव जीते। अब ऐसे आदमी का पदार्पण हुआ जिसको हम 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले जानते ही नहीं थे। जो मैंने कहा कि कांग्रेस आज क्यों नीचे आ रही, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके दिल्ली से अपने आदमी भेज दे रहे, या उनका कोई करीबी आदमी है जिसका धरातल है या नहीं है, इस बात का ध्यान नहीं दे रहे। और वो अब क्या हुआ, उस समय महापंचायत, आज टिकट हुआ, दूसरे दिन हजारों आदमी वहां पर प्लॉटिंग हो रही थी, 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया। उन्होंने, पंचायत ने एक निर्णय लिया कि आपके साथ चुनाव लड़िए। अब पंचायत का फैसला हमने मानना पड़ा, लोगों का प्यार, क्योंकि सारे ही कार्यकर्ता थे उसमें, 95% कार्यकर्ता उस पंचायत में थे। लेकिन मैं
इंडिपेंडेंट में भी उस चुनाव को जीत रहा था। होते होते क्या क्या माननीय राहुल गांधी जी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए, कालाडूंगी में, और मीडिया ने लिखा उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार थी दिल्ली में और राहुल जी का बड़ा एक नाम था। तो अखबार ने, मीडिया ने दिया कि अपने दोस्त के लिए आए राहुल जी, और सबने, जनता, जो कांग्रेस के लोग, जो समर्पित लोग मेरी तरफ सद्भावना रखते थे, उन्होंने कहा यार ये तो मजबूत आदमी है, राहुल इनके लिए आए, कल को बड़ी मिनिस्टर बन जाएंगे, क्षेत्र का विकास होगा। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें वोटों के रूप में, नहीं तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत रहा था। तो इसका मतलब आपकी वो प्रभाव था जनता का, तो आपके राष्ट्रीय नेता को झुकना पड़ा। ये अब ये है कि हम नहीं जीते, वो भी नहीं जीते यही कह सकते। लेकिन एक कार्यकर्ता का, जिसने साहब 30 साल तक हल चलाया खेत में और फसल कोई आकर के उसका काटने का समय है, आप अगर दिल्ली से कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि भाई पार्टी का ये एक उदाहरण है। महेश शर्मा एक कार्यकर्ता के, एक जमीनी कार्यकर्ता को आपने किस तरीके से इग्नोर करा गया, किस तरीके से उसको इग्नोर करके उसका अस्तित्व खत्म कर दिया आपने। लेकिन मेरा जमीनी कार्यकर्ता का कोई अस्तित्व खत्म नहीं होता। आज भी महेश शर्मा को कालाडूंगी हमेशा हॉट सीट रही। मैंने दूसरी बार फिर चुनाव लड़ा, मैंने पहले से 10,000 अधिक वोट पाए। एक बार में तो लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक जिसके पास कोई पावर ना हो, कोई संगठन ना हो, कोई सरकार ना हो, लोगों को पंचायतों के प्रतिनिधि होते हैं, पद की जरूरत होती है, उनको अपनी भी महत्वाकांक्षाएं होती है, योजनाओं की जरूरत होती है, क्षेत्र का विकास करना होता है। लेकिन मैंने अगले चुनाव में, मैं तो फिर भी नहीं पाया, लेकिन मैंने 11,000 वोट अधिक पाए, लोगों का प्यार और मिला। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं जमीन पर बना रहा, लोगों के बीच जाते रहा, लोगों के सुख दुख में शामिल रहा। इसीलिए क्योंकि ये मेरा एक सौभाग्य भी है कि इतने लंबे से मुझे अच्छे दोस्तों का साथ मिला, अच्छे दोस्त साथ में थे, मजबूत लोग साथ में थे, तो इसलिए हम आगे बढ़े। वही आज भी मेरी ताकत है, क्योंकि बाद में कांग्रेस को भी लगा कि भाई एक जमीनी आदमी को हमने इग्नोर किया। और मेरे आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैं 8 साल तक कांग्रेस से बाहर रहा, मैं दल बदल को, आज मैंने खुद दल बदल किया है, लेकिन मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा। और मेरे साथ क्या, आप जानते सारे लोग उसमें बीजेपी में, लेकिन मैंने कहा यार सत्ता पाने के लिए क्या विपक्ष में, क्या ऐसी पार्टियां बदली। अभी जब राम मंदिर बन रहा था, उसका उद्घाटन हो रहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है पूरा भारतवर्ष, और हम बहुसंख्यक समाज के बारे में अगर सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें अल्पसंख्यक का भी ध्यान रखना होगा, रखा भी जाता है। लेकिन हम एक बहुसंख्यक को इग्नोर करके अल्पसंख्यक के ही बारे में कहेंगे तो बहुसंख्यक आपसे कट जाएगा। आज कांग्रेस को इस बात पे मूल्यांकन करना चाहिए था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है तो कांग्रेस को भी उसकी कोई तोड़ निकालनी चाहिए। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका तोड़ कांग्रेस ने भी सोचना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने अक्षत के रूप में पीले चावल घर घर पहुंचा दिए राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। सबकी भावनाएं अयोध्या मंदिर से जुड़ गई और कांग्रेस हाईकमान भी इस बात को जानता था। आप थोड़ी देर के लिए नहीं जाते हो, भगवान राम आराध्य तो सबके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया उनको मानती है, तो आप नहीं जाते अयोध्या, आपका मन नहीं करा, नहीं जाते, लेकिन आपको उसका बहिष्कार करने की क्या जरूरत थी? उससे क्या करा? बहिष्कार करके क्या हो पता है, सारे जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं भी कर रहे होंगे ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ होंगे, कांग्रेस से नाराज होंगे। और मैंने तो कभी पार्टी बदलने की भी सोची नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मेरे घर आए, चावल लेकर के, भैया अयोध्या से आए ना, और हमने उनको स्वीकार किया और हमने कहा भाई पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए, इस कलश यात्रा में हम भी जुड़ना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पार्टी वाली कोई बात ही नहीं है, तो हिंदू समाज का है। और मैं 3 भाइयों का परिवार, और हम सब उस कलश यात्रा में गए। ये मैं अभी आप जिस चीज की भी कहते हैं, मतलब मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था उस दिन तक भी कि मैं कोई पार्टी छोड़ने वाला हूं। फिर उसके बाद हमने जब उद्घाटन हुआ अयोध्या में, तो हमने भी
भव्य भंडारा और भजन कीर्तन पूजा पाठ करी, और वो दिन भी चले गए। अब टिकट जब बंटने की बारी आई, एक के बाद एक के बाद आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका धरातल पे कोई योगदान नहीं, वो सिर्फ दिल्ली की तड़ी में यहाँ पर अपनी हुकूमत चला। बिल्कुल। तो मेरा जब टिकट बांटे गए, अब उन लोगों को जिन्होंने मेरा पिछली बार मुझे कांग्रेस से टिकट मिला, फिर क्योंकि यहाँ पर धरातल में और कोई था ही नहीं, और टिकट भी मिला हुआ टिकट काट दिया, जो नाम था ही नहीं उनको दे दिया टिकट। फिर उस दिन भी ऐसा नहीं मुझे आसानी से टिकट मिला, फिर हजारों लोग इकट्ठे हुए, वीडियो वायरल हुए, मुझे फिर हाईकमान हरीश रावत जी के, गोदियाल जी के, प्रीतम सिंह जी के फोन आए, बोले यार कोई बयान आप ऐसे मत करना, हम बात कर रहे हैं। फिर वो 3-4 टिकट ब्लॉक कर दिए गए। फिर कम से 5-6 दिन बाद वो निर्णय हुआ। तब तक जो हवा बनी हुई थी कांग्रेस के गुब्बारे की, आप यकीन नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग सड़कों पे आकर अगर नहीं लड़ते, प्रशासन के लोग कांग्रेस को मैनेज कर रहे थे। प्रशासन की आदत होती है जिधर की सरकार होती है उधर को जाने लगते हैं। तो प्रशासन के लोग जो है कांग्रेस के नेताओं को की तरफ जेजूरी कर रहे थे कि इनकी सरकार आने वाली। उसी बीच कांग्रेस के नेताओं ने इतने झगड़े पैदा कर दिए कि वो कांग्रेस का जो सरकार बनने की गुब्बारा फूला हुआ था, वो हवा निकल के चूर हो गया। और उसी में हमारा भी सबका ग्राफ गिरा। शुरू में अगर टिकट सही बढ़ जाते, लालपुआ से ही गलत हुआ, राव जी को रामनगर शुरू में ही लड़ देना चाहिए था, यहाँ दुर्गापाल जी थे, यहाँ हमें मतलब वो टिकटों की लड़ाई जो सड़क में लड़ी गई, कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हार दी। और इसका मैं देख रहा हूं आगे भी कोई सुधार होने वाला नहीं है इसमें। हमने बहुत सोचा, मैंने कहा हमारी भी अब भाई हम उम्र के हिसाब से आदमी, अभी तो हम दौड़ रहे हैं, 10-5 साल बाद हमारी क्षमताएं भी कम हो जाएंगी, और हम ये चुनाव हारने के लिए ही रोज चुनाव लड़ते रहे, फायदा नहीं। और संगठन हम खड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि संगठन में बनाने के लिए वहां दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं। मैं अगर मुझे लगता है कि विशाल शर्मा यहाँ पर होने चाहिए और ये टीम खड़ी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर सारे कार्यकर्ता आपको चाह रहे हैं, लेकिन वो जो दिल्ली से लिंक रखते हैं वो ऐसे आदमी को चाह रहे हैं जिनके साथ 2 आदमी भी नहीं है, तो निर्णय उनके फेवर में चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक जानना चाहेंगे, आप से बात करके ऐसा लग रहा है जैसे एक कहावत है ना कि अपना आदमी अगर किसी को मारता है तो वो छाया में डालता है। आज आप कांग्रेस की बात भी अगर कर रहे हैं, कमियां भी बता रहे हैं, तो बड़े सॉफ्ट तरीके से बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, शायद लंबा टाइम आप रहे, आप जुड़े, कहीं आप दुख के समय भी आप कांग्रेस को बहुत आगे तक लेके गए होंगे। और क्या 2027 में, अब 27 आ ही गया है क्योंकि चुनावी वर्ष बोलते हैं, कुछ टाइम बाद सारी राजनीतिक दल चुनावी वर्ष कहने लग जाएंगे, तो क्या तैयारियां हैं 2027 को लेकर? तैयारी हम हमेशा तैयार रहते चुनाव के लिए। पार्टी मैंने कांग्रेस मैंने कहा सॉफ्ट नहीं, मैं आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूं तो मैं पूरे तन मन अपने अंतरात्मा से जुड़ा हूं। मैंने आपसे कहा नहीं, जब मैंने 12 में पार्टी, एक पंचायत ने फैसला लिया, मैंने नहीं छोड़ी पार्टी, और तब भी मुझे ये पता था कि मेरी 8 साल तक वापसी नहीं हुई, तो मैं आज वापस जाने के लिए तो छोड़ के नहीं आया। मैं तो अब भारतीय जनता पार्टी के पूरे रंग में डूबा हुआ हूँ, और ये लोग सब जानते हैं, कार्यकर्ता है। मैं बल्कि कई लोग, ये आप मालूम करना, जैसे बीजेपी में आने के बाद वो कहते हैं यार ये नए आदमी को मुंह नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन मैं अनोखा ऐसा आदमी हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के दिलों में हम जगह बना चुके हैं। हम पूरे उस, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको माना 27 में टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या फिर कांग्रेस वापसी? अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, देखिए 27 तक मैंने आपसे क्या कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में भारतवर्ष दुनिया के नक्शे में दिखाई दे रहा, और भारत की एक बड़ी पहचान बनी है। ये इस बात को हम तब भी जानते थे जब कांग्रेस में थे, तब हमारी मजबूरी होती थी, हम कांग्रेस के पक्ष में बात करते थे, लेकिन मोदी जी का चेहरा पूरी दुनिया में एक अलग से पहचान बना रहा है, ये इस बात को हम तब भी महसूस करते थे। आज मैंने कहा कि हम कांग्रेस में, हमें नेतृत्व कांग्रेस का मिला नरेंद्र तिवारी के रूप में, अब हम वहां जुड़ते चले गए, वहां कांग्रेस के लिए हमने पूरा काम किया। अब वो नेतृत्व यहाँ सब है नहीं कांग्रेस में, अब हम मोदी जी का चेहरा देख करके यहाँ आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय ली
वो मंजूर होगा। वो मंजूर होगा। हमें इधर उधर, अब मैं वो अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं तो दल बदल के बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल अच्छी अब बात मैं फिर बिला वजह कोई कहाँ इधर उधर की हाँ। बात करूं, ये कोई मतलब ही नहीं। अच्छी बात। हाँ, एक बात तो और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आप दिल से और सक्रिय रूप में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी आप सरकार है आपकी। एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि कालाडूंगी विधानसभा से आपका हृदय जुड़ा हुआ है, आप निरंतर लोगों का प्यार भी आपको मिला है, देखा है, सभी ने देखा है आपको, चाहे आप कांग्रेस में तब और अभी भी आपके लिए लोग खड़े रहते हैं। कालाडूंगी विधानसभा हमेशा से उत्तराखंड में, बल्कि बहुत कहें उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है, काफी बड़ा एरिया भी है। लेकिन विकास के रूप में कालाडूंगी आज ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, और सालों साल से आपके भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहे हैं। आज यहाँ तक कि कालाडूंगी में एक रोडवेज स्टेशन तक नहीं है। कोई विकास की बात करें यूथ के लिए या आने वाले एग्जाम्पल की बात करें, कोई विकास के नाम पे कार्य नहीं हुए हैं। क्या कारण रहा है कि कालाडूंगी पिछड़ा माना? देखिए अब ये मैं ये तो नहीं मानता कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है काफी। वहां पर सड़कों के जाल बिछे हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पेयजल की योजनाएं हैं, कई चीजों में काम हुए हैं। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि कल वहां कुछ और काम होने चाहिए थे। बिल्कुल जैसे देखिए, सड़कों का काम तो जैसे छोटा बस मोटा अड्डा होता होना है। चाहिए, वहां पर एक मिनी मंडी होनी चाहिए, वहां पर एग्रीकल्चर है। कोटा बाग आबहवा की दृष्टि से इतना खूबसूरत इलाका है हमारा, टूरिज्म को लेकर के भी बहुत अच्छा वो टूरिज्म के क्षेत्र है। क्षेत्र में बहुत डेवलप हो सकता है, वहाँ बहुत संभावना है। इस बार में हमारी सरकार को सोचना होगा और आगे इस पर सोचेंगे भी। आगे कोटा बाग डेवलप कर रहा और आगे करेगा, उसमें अच्छी प्लानिंग शुरू से ही, सड़कें गांव के अंदर अच्छी सड़कें बने, अच्छा उसका नक्शा क्योंकि देखिए बने। आज हमारे अभी बीच में सेंचुरी उसको डिक्लेयर किया है, एक हमारे टूरिस्ट के लिए वो गेट भी वहाँ खुल गया है। तो उसको सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी काम करने की आवश्यकता है। वहां पर बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है, बड़ा हम देखिए चिकित्सालय बन किसी की सकता है, आलोचना नहीं कर रहे हैं हम, यूनिवर्सिटी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसलिए आपसे ये बात रख रहे हैं। देखिए सड़कें की बात करें या छोटे मोटे पाइपलाइन, ये सब ट्यूबवेल टावल की बात करें, ये तो भाई इसीलिए जिला पंचायत चुना जाता है, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं छोटे मोटे कार्यों के लिए। आज हमारे बीच में माननीय भाई अगर कहें तिवारी जी नहीं है, इंदिरा देश जी नहीं है, लेकिन उनको विपक्ष भी याद करता है, उनके विकास कार्य हेतु याद करता है। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग याद करते हैं। ऐसे विकास पुरुष जब पैदा होते हैं, इसीलिए आदमी राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को चुन के भेजता है। आज की डेट में बात करें तो हम कालाडूंगी विधानसभा में एक भी ऐसा काम नहीं हम कहेंगे कि आने वाले समय में एक ऐतिहासिक रूप में आदमी याद करता है। चलिए अभी तो आपकी खैर सरकार है, अभी लंबा समय है अगर कार्य होता है। दूसरा, आप एक कवि के रूप में भी जाने जा रहे हैं और बड़े बड़े मंचों पे आपकी कविताएं सुनने को मिल रही है। सबसे पहले हम आपसे राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई ऐसी कविता जो आप बीती, आप पर कई सारी आपने दुख देखे हैं, कहें हम भाई बहुत दिल से आपने इस क्षेत्र में निरंतर, आपने जैसे कि बताया, मुझे लगता है लोकसभा का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य मतलब लोकसभा का चुनाव जीता आपने उस समय में, और आज तो चलो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बड़ा आसानी है। तो एक कविता से ही हम आपकी शुरुआत करना चाहेंगे। आप कवि भी है और हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। कोई कविता के मूड से तो यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जब मैंने कांग्रेस पार्टी से मैं बाहर हो गया और मैंने जैसा कहा कि मैं दल बदल नहीं चाहता था और मैं फिर कांग्रेस में आना चाहता था, तो बहुत लोग ऐसे सक्रिय थे कि जो मेरी कांग्रेस में वापसी नहीं होने देना चाहते थे। इसी वजह से मैं 8 साल तक बाहर भी रहा। फिर खैर हाईकमान तक ये बातें पहुंची तो मुझे वापस भी लिया गया, जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी दी गई और पार्टी का मुझे प्रत्याशी भी बनाया गया। तो मैं एक संघर्ष की मेरी एक बड़ी कहानी है, क्योंकि कई लोग तो रातों रात लहर आई और एमएलए बन के विधानसभा में पहुंच गए, लेकिन हमारा ऐसा कोई नहीं। हमने 8 बार अपने दम पे चुनाव जीते, बहुत बड़ी बात, और संगठन में भी लंबे समय तक काम किया। आज मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर सीनियर नेता कह सकता हूं। बीजेपी में सीनियर भले ही ना हूं। तो मैंने एक लाइन कही कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। वाह वाह, ये तो कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बहुत बड़ी बात। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो आप पर शूट। मैंने जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को रात दिन मुस्कुराते देखा है। बहुत बड़ी बात। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पे किताब से ज्यादा लिखा होता है। क्या कविता गई है, और ये तो आप पर शूट कर रही है। आपके साथ ही ऐसी घटना घटी है। तो ये तो बड़ी जबरदस्त कविता बोली आपने। आदमी क्या होता है जिंदगी में,
कई संघर्ष के दौर आते हैं। मेरे एक अगर कभी मैंने अभी तो खैर ज्यादा कविता के क्षेत्र में नहीं बढ़ा हूं, मैं कॉलेज टाइम में आर्टिकल लिखता था, मैंने उस और अपने को कभी देखा नहीं, टटोला नहीं। और फिर उन दिनों बेरोजगारी का संघर्ष था, फिर राजनीति में आगे, राजनीति की कई लड़ाइयाँ होती हैं, कई उसमें भी खैर हमने काफ़ी गेम किया, ऐसा नहीं, राजनीतिक पद होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन एज ए एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मुझे पूरे प्रदेश में हमने पहचान बनाई। मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी सबसे सक्रिय और पूरे प्रदेश में दौरे करता था, जितने कभी मंत्री भी नहीं करते होंगे। बहुत बढ़िया। और हमें आज भी मैं कहीं प्रदेश में जाता हूँ तो मेरे नाम से लोग मुझे पहचान जाते हैं, ये मेरा सौभाग्य की बात है। तो संघर्ष की एक मिसाल है, हम कोई रातों रात बने हुए नेता तो है नहीं, नेता अभी आज भी हम संघर्ष ही कर रहे हैं, भगवान ने चाहा क्या पता किसी संवैधानिक पद पर आ जाए। मैं एक कवि है, अभी तो नहीं है कहेंगे, लेकिन राहत इंदौरी जी मेरे बड़े फेवरेट हैं, क्या उनकी कोई कविता आप सुना सकते हैं हमें? राहत इंदौरी साहब की बहुत जबरदस्त कवि है। उन्होंने एक जो रातों रात नेता बन जाते हैं, अच्छा, अरे वाह। लहरों में किसी की पार्टी और किसी पार्टी की करवा हो रही, आपने देखा होगा कभी जेल से भी कई लोग चुनाव जीत जा रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी जीत जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने, मैं सारे लोगों को तो नहीं कहूंगा, जो इस टाइप के लोग हैं, उन्होंने कहा उनका उनकी लाइनों को तो लाइन कुछ भी नहीं होती, लेकिन वो उनका गाने का अंदाज इतना जबरदस्त था, उसमें वो चार चांद लगाए। अब मैं उस तरीके से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन चलिए फिर भी उनकी एक लाइन है, हादसा बन के बाजार में आ जाएगा, हादसा बन के बाजार में आ जाएगा, हादसा बन के बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। वाह वाह। हादसा बन के बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। चोर उचक के गुंडों की इज्जत करो तुम। कब पता है फिर शुरू से, हादसा बन के बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। चोर उचक के गुंडों की इज्जत करो तुम, मालूम नहीं कौन कब किसकी सरकार। अरे वाह वाह, क्या बात कही आपने। तो ये देखो, जो शायर ये हो भी ऐसी रहा, कभी होते ना, आईना दिखाते, बिल्कुल कितना बड़ा संदेश है। तो हमारे जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उनको इस बात पे मूल्यांकन करना चाहिए कि हम ऐसे प्रतिनिधि को जनता के बीच भेजें जिनका एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपराधिक किस्म के लोग अगर अखबार सरकार में विधानसभा चलाएंगे तो आप, ये एक सबकी सोच, और ये एक बड़ी मतदाता की भी मतदाताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात, अगर मतदाता हमारा जागरूक हो जाएगा, मतदाता अगर राजनीतिक दलों को वोट देने के बजाय योग्य व्यक्ति को जिस दिन वोट देना शुरू करेगा, वो दिन योग्य आदमी संसद में पहुंचेगा, विधानसभा में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात। गलती जनता की है, जनता कभी गलत नहीं होती, लेकिन जनता को मूल्यांकन, जनता को नेता लोग ही घुमा देते हैं ना। ये आपने तो देखो प्रैक्टिकली वाली होती है, आपने प्रैक्टिकली बात कर दी। जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने बोल दिया। ये अच्छी बात है, आप स्वीकार कर रहे हैं। यही आपसे आशा वाली होती है, वो थोड़ी देर समझ ही नहीं पाते, नेता ही घुमा देते हैं जनता को। तो इसलिए ये है कि मैं ये एक एज ए, मैं कोई पॉलिटिशियन की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात होती है। जनता देखो, बाद में जनता सोचती है यार हम तो ठगे गए हमने। अच्छा, आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे, एक बात जानना चाहेंगे, उस दौर में और आज की डेट में जो राजनीतिक है, अब कोई बीटीसी मेंबर खड़ा होता है और उसको जनता चुन के भेजती है, या जिला पंचायत सदस्य खड़ा है उसको चुन के भेजती है, लेकिन जैसे ही वो चुनाव खत्म होता है, ब्लॉक प्रमुख के लिए बीटीसी मेंबर का वोट जरूरी होता है। अब वो वहां पर ठेकेदारी होने लग जाती है, वहां सौदेबाजी होने लग जाती है, ऐसे जिला पंचायत सदस्य की सौदेबाजी होने लग जाती है और दल बदल लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए नैतिक पतन, हाँ पतन हुआ है और ये हो रहा है। मैं 88 में जिला पंचायत सदस्य चुना गया था और आरपी जोशी जी हमारे अध्यक्ष चुने गए थे, और उस समय एक तरफा कांग्रेस का ही होता था, लेकिन लेने देने जैसी तो कोई बात ही नहीं थी, कोई इस बात को दिमाग में भी नहीं लगा। लेकिन अब तो कंफर्म है। लेकिन उसके बाद हम ही ने चुनाव लड़ा 8 में। हाँ बिल्कुल, काफी बदल चुकी थी, जो आप कह रहे हो वही होता है, परिस्थितियां पैदा हो चुकी। अब तो पहले से ही रेट फिक्स और बढ़ गया है। तो दिन पर दिन ये नैतिक ह्रास हो रहा है समाज में। इस पे लोग, हमारे राजनेताओं को और आप जैसे मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें मूल्यांकन करना चाहिए और इस पे रोक लगनी चाहिए।
उसमें क्या होता है ना, योग्य व्यक्ति फिर रह जाता है। अच्छा, जैसे आप छात्र संघ चुनाव के समय से आप देख रहे हैं और पुरानी राजनीति से जुड़े हैं, उस समय चुनाव का मतलब होता था कि भाई जो कर्मठ है, जुझारू है, उसको आदमी चुन लेता था और लोग उसके लिए लग भी जाते थे। आज की डेट में अगर वो आर्थिक रूप से जरा सा कमजोर है, चाहे वो कितना ईमानदार है, कितना जनता का हितैषी क्यों है, क्यों उसकी समाज सेवी की अच्छी छवि है, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ पा रहा, ना वो जीत पा रहा है, क्योंकि चुनाव इतने महंगे हो गए हैं। अब तो पहले से क्लियर है, पहले तो बड़े लेवल की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो उसके रेट फिक्स हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आने वाले समय के लिए क्या अच्छा अच्छा संदेश है? देखिए, जब धन बल के आधार पर चुनाव जीते जाएंगे ना, वो आज एक कहावत है, साम दाम दंड भेद, फिर उसका, अब छात्र संघ के अध्यक्ष में कोई इनकम या कोई सैलरी या कुछ तो है नहीं, अब आप उसमें लाखों रुपए फूंक दे रहे हैं, फिर उसका आप तो वसूली भी वैसे ही वसूली करेंगे। फिर आप गलत रास्ते अपनाएंगे, अच्छा, उसकी आड़ में कोई गलत बिजनेस लेना चाहेंगे, सिंपल है, चाहे कुछ भी करें, क्या क्या गलत पुल बनेंगे, गलत सड़कें बनेंगी, हाँ। सब वहीं से वसूली होगी। तो इसलिए इस पे रोक लगनी चाहिए, इसमें चिंतन होना चाहिए संसद इस में, पे कोई बात ही कहाँ विधानसभा करता है में, राजनीतिक में। मीडिया में, संसद में, विधानसभाओं में। इसमें कोई ऐसा ठोस कानून भी बनना चाहिए, इस तरीके का एक माहौल, जैसे हमारे जो चुनाव आयुक्त, क्या नाम था, मर गए, उन्होंने एक बहुत बड़े तब्दीली लाए थे, नाम याद नहीं था, ख्याल अभी आ जाएगा यार। तो उस समय ये स्थिति पैदा उन्होंने कर दी थी, इलेक्शन के दिन एक गाड़ी बाहर नहीं निकलती थी, कोई स्कूटर बाहर से नहीं जा सकता था। मतलब वो धीरे 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 धीरे, उस समय क्या होता कि एमएलए एमपी के चुनाव बहुत कम खर्चे में होने लगे थे। आज फिर उन चीजों को में शिथिलता ला गए। तो इसलिए हाँ, सबसे पहले तो सरकार को इस पे मूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा कि भाई इन चीजों पे रोक लगे। अब लेकिन दूसरा एक और समझ जाना चाहेंगे, अब गुटबाजी का भी तो बहुत रूप हो गया है। मतलब जब चुनाव होते हैं, चाहे वो मेयर के चुनाव हो, विधायक के चुनाव हो, अब गुटबाजी हर जगह हावी हो जाती है। अपने ही अपने लोगों को हराते हैं और दूसरी पार्टी के लोग जो है उसको जिताने का प्रयास करते हैं। ये भी तो राजनीति किस दिशा में जा रही है? अब ये यही आदमी क्या है, गुटबाजी आपने कहा, जैसे अभी मैंने कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस में बात ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने ये देखा है, जितना मेरा अनुभव है, जिसको टिकट मिल जाता है, देखिए अंदर से एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन वो कभी अखबार में या बाहर नहीं आता। विरोध तो देखो, मैं आदमी घर में भाई भी होते तो सबके विचार एक से नहीं होते, विरोध सबका होता है, हर पार्टी में होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा कि जब हाईकमान कोई निर्णय ले लेता है, उसके बाद तो उसके पीछे लोग खड़े होते हैं। अगर किसी ने चोरी चकारी हल्का फुल्का कुछ करा भी, तो वो ज्यादा फिर बाद में नोटिस में भी आ जाता है, तो कार्रवाई भी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी में एक मैंने अच्छी वो देखी, और संगठन के लोगों को महत्व मिलता है, वहाँ संगठन में बड़ा ध्यान दिया जाता है। और ये कांग्रेस में आप देखना कि ओपन, मतलब अखबार में ही बयान आ जाएगा कि हम इसको जीतने नहीं देंगे, और उसके बाद पार्टी में भी बने रहेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टी में थोड़ा फर्क है। गुटबाजी देखिए सब में होती है, और ऐसा नहीं है कि सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब अपने अपने तरीके से दांव पेच लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हाईकमान कोई तय करता है, तो उसके फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये जो करते हैं गलत करते हैं, जब पार्टी एक फैसला ले लेती है तो उसको मानना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा कि इसमें अमल में फिर भी ठीक है, और गुटबाजी तो खैर वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि अब अपने अपने लोगों को आने कहते हैं, अपने अपने तरीके अपनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के सामने बहुत छोटी पार्टी थी एक जमाने में, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, क्योंकि उनके अच्छे निर्णय की वजह से। कांग्रेस, वो दिल्ली हाईकमान सर्वे कराता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कल ही बाहर से आया हुआ कोई नेता है, उसका प्रभाव ज्यादा है और उनको नंबर 1 दिखाई दे रहा, तो किसी न किसी बीजेपी के कार्यकर्ता का हक भी कटेगा। अगर उसको देंगे तो वो विरोध भी करेगा, फिर वो प्रदेश के नेताओं से कहेगा, वो भी करेगा। लेकिन हाईकमान अगर देख रहा कि इसकी जमीनी पकड़ ज्यादा है और उससे बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा बहुत भी 20-19 होगा, तो तब तो अपने वाले को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, आपको और तो हाईकमान उसको, कई ऐसे फैसले हुए हैं आप देखना कि कांग्रेस के इसी वजह से आज अच्छे पदों में लोग आ गए, क्योंकि वो अब भारतीय जनता पार्टी जुड़ गई, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और हाईकमान ने भी उनको सम्मान दिया है।
और मैंने भी जब भारतीय जनता पार्टी में आने के बारे में मैंने सोचा तो मैंने कहा भाई हमारे तो सारे मित्र वहाँ पहले से स्थापित हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, विपक्ष के लोग भी आपको अच्छा मानते हैं, मैंने देखा है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जिस पार्टी में वही लोग अच्छा मानते हैं, आपका शायद व्यवहार और आपके काम करने की क्षमता। माना आप विधायक बनते हैं, आपकी सबसे पहले ही एक हम प्राथमिकता जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं। अगर आप विधायक बनते हैं माना 2027 में, सबसे पहले आपकी अपनी विधानसभा के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी जनता के लिए? देखिए विधायक, देखिए सबसे पहले तो आदमी को जो हमारी मूलभूत इंसान की जो जो सुविधाएं मुहैया करानी होती है इंसान को, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, सड़क है, ये सबसे पहले आदमी को इनकी जरूरत पड़ती है। और अब इसको हम दुरुस्त करें, उसके बाद शिक्षा संस्थान जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, चिकित्सा की सुविधा जो अधिक से अधिक कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है बिजली या पानी के लिए हम बड़े प्रोजेक्ट, आज हम आत्मनिर्भर बने, हमारा राज्य, हम औरों को बिजली बेचने वाले बने, हम औरों को पानी देने वाले बने। तो ऐसे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए जो लंबे समय तक कारगर सिद्ध हो और उसका लंबे समय तक फायदा मिले। अब आपने अभी कहा कि अब आ जाइए आप विधानसभा के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कहा अभी कालाडूंगी में हमारी एक मंडी की आवश्यकता है। अगर मैं कालाडूंगी से चुनाव लड़ता हूं तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मंडी बने कालाडूंगी में या कोटाबाग में। बड़ी मंडी न बने, उप मंडी बन जाए। सुबह सुबह किसानों को 4 बजे यहाँ हल्द्वानी आना पड़ता है। फिर उसके बाद बस अड्डा बने, वहाँ पर हमारे डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बन सकती है, बड़े हॉस्पिटल बन सकते हैं। महिला चिकित्सा के लिए अभी तक छोटे छोटे केसों में भी हल्द्वानी आना पड़ता है, वो सुविधाएं नहीं है, उनके लिए महिला बड़ा चिकित्सालय बने। तो ये तो विकास की सीढ़ी धीरे 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 आगे एक से आगे बड़ी बात है। आप दूसरा मैं एक बात जानना चाहूंगा, इस समय देखिए आपकी पूरे देश में जो लहर है, माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम तो चुनाव लड़ा जा रहा है। छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा चुनाव उनके नाम पे लड़ा जा रहा है। आप भी शायद उनसे प्रभावित होकर के अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थापा आपने। लेकिन ग्राउंड की बात करें, आज की डेट में सरकार पर, वर्तमान जो सरकार है आपकी, उस पर करप्शन के बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं। हर जगह यही, हर डिपार्टमेंट में बात आ रही है, आए दिन अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि अधिकारी किसी मिलीभगत से कर रहे हैं? क्योंकि एक भी किसी नेता का नाम नहीं आ रहा है, और लेकिन आ रहा है तो उसको वहीं पर जो है फोल्ड कर दिया जा रहा है। क्यों इतना ज्यादा करप्शन पर बार बार आए दिन जो है आवाज उठ रही है? क्या कारण है? देखिए, बल्कि मोदी जी तो आपके निष्पक्ष बोलते हैं कि भाई देखिए बात करते तो अगर सही होगा ना, नीचे भी सब सही। देखिए इतना बड़ा समाज है। अब एक पिताजी का 4 लड़के होते हैं ना, चारों एक से नहीं होते। कौन कहाँ गलती कर रहा है, लेकिन हमारा मुखिया अगर उनको नजर से लगाए देखा है और उस पर अगर उनके दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है तो उसके आगे सुधार भी आता है। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसे ही, क्योंकि आप ना, आज आप चौराहे में किसी को, हम कहते हैं कि ऐसा कानून बना दो कि चौराहे में किसी ने अगर हत्या कर रखी तो उसे चौराहे में लड़का, वो पॉसिबल नहीं, इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल। लेकिन आप कर भी दोगे ना ऐसा, अगले दिन भी उस अपराध को करने के लिए 4 आदमी और तैयार है। लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते। और एक है कि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इस बात को भी दुनिया के अगर हिसाब से आप देखें तो भारत में तो ये देश जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से इसको ऊपर वाला चला रहा है और बहुत अच्छा चला। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी अभी हमारे घर में मन की बात कार्यक्रम में अजय भट्ट जी आए थे और 100-200 लोग बैठे थे वहां पर। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा हल्द्वानी में कड़घरिया में जीवन चंद जोशी जी जो पैरों से, बिल्कुल यहाँ भी आए थे हमारे स्टूडियो में, तो वो इस तरीके के रोजगार कर रहे हैं करके, बड़ी बात तो है। कितनी बड़ी, बैठे हुए लोगों का चेहरा खिल गया। बोले मोदी जी हल्द्वानी, हमें पता नहीं कड़घरिया में कोई आदमी ऐसा। तो एक बड़े नेता को एक संदेश देते हैं, बड़ी बात, उन्हें एक संदेश दिया। उससे मैंने सबसे पहले जब मन की पार्टी में आया कार्यक्रम सुना, वो किसी साइंटिस्ट से बात कर रहे थे तो उससे उनका परिचय किया। तो उन्होंने कहा मैं अल्मोड़े से हूँ। अल्मोड़ा नहीं, कोई गांव का नाम अल्मोड़ा। अरे आप अल्मोड़ा से? बड़ी बात। लक्ष्यसेन हमारे चौथे नंबर, लक्ष्यसेन के इलाके से, बाल मिठाई। तो मतलब प्रधानमंत्री जी इतनी नॉलेज रख रहे हैं। और हर आप ये देखिए कि यहाँ कोई हाथ से, देखो हाथ से तो कुदरत है,
उसको रोकथाम के लिए हमारा काम होता है, प्रयत्न करना सरकार का काम होता है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज भविष्य में हादसे होंगे ही नहीं। देखो कुदरत होते रहते हैं, कहाँ पर क्या करने वाली है उसको इंसान नहीं बदल सकता। अब उसकी रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री तो खैर हर जगह पहुंच रहे हैं, ठीक है, कोई भी, मैंने मुख्यमंत्री जी की मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। एक तो युवा है और हर छोटी बड़ी घटना पे वो मौके पे पहुंचते हैं और इसका बड़ा संदेश जाता है, बड़ा असर होता है आगे उसमें उसकी सुधार के लिए। और ये प्रयास मैं समझता हूं कि पहले से बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की चारों तरफ नजर होना और हर सब्जेक्ट पे उनको बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए लगता है कि हमारे जो नेतृत्व है वो चारों तरफ से, अब आपने भ्रष्टाचार की बात की, देखो विपक्ष कुछ न कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे क्या क्या नेगेटिव माहौल बनता है, तभी उनका पॉजिटिव बनेगा। लेकिन आप ये देखिए, अभी भ्रष्टाचार खनन की बात आती है, खनन में ही ज्यादा भ्रष्टाचार बताते हैं। 500 करोड़ का सालाना इनकम होती थी, अभी 1000 करोड़ से ऊपर की इस वित्तीय वर्ष में हुई है। और अभी मैं कल परसों अखबार पढ़ा था कि इसी महीने में 350 करोड़ रुपया रेवेन्यू मिला उससे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, और सरकार के इनकम सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। अब उसमें थोड़े कभी कड़वे निर्णय भी लेने पड़ते हैं, लेकिन सख्त निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अब कहीं गलत भी होता है, ऐसा थोड़ी अब कोई यहाँ पर बाजपुर में या कहीं, अब वो कितनी, चलिए तो खैर बहुत सारी बातें हैं और बहुत आपसे बात करके हम ऐसा महसूस कर रहे हैं और आपसे अच्छा लगा। एक कवि के रूप में भी आपने अपनी बात रखी। और दूसरा, अंत में हम आपसे अंतिम में जो है जानना चाहेंगे जनता को, एक, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए, हम जब सार्वजनिक, मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आया, सार्वजनिक जीवन में हम जब प्रवेश करते हैं, हर व्यक्ति की अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है। अगर मैं अपने परिवार को सही से नहीं चला पा रहा हूँ तो मैं समाज या देश का तो सोच भी नहीं सकता। उस परिवार की हमने आजीविका के लिए हमें प्रयास करना है। उसके बाद हमने अपने गांव के, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अगर हमने थोड़ा समय निकाला और हम अपने जो हम नित्य कार्यक्रम करते हैं, अपने परिवार के लिए हम जो कुछ करते हैं, उसमें अगर हम इस बात का ध्यान रख लें कि इसको करने से किसी दूसरे का अहित तो नहीं हो रहा, तो हम काफी सफल इंसान माने जाएंगे। एक हमारी संस्कृति एक है कि हम अपने खाना खाएं, आप अपना खाएं, ये प्रकृति है। मैं आप अपने खाने के लिए आपका खाना छीन के खा जाऊं, ये विकृति है, गलत है। और मैं अपने खाने से पहले 4 भूखों की खाने की व्यवस्था कर दूं, ये संस्कृति है। बहुत बड़ी बात। तो अगर हम संस्कृति का ख्याल करेंगे तो हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गांव आगे बढ़ेगा। इन शब्दों। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आपकी द्वारा जो है जितनी भी बातें हुई हैं और बहुत इमोशनल दिल से आपने हर बात बोली है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो समाज के उससे हो। और पुनः आपका धन्यवाद है इस आपकी गुंज स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।